ये कहानी है माहिल के विश्वासघात की, एक ऐसे शख्स की जिसकी एक साजिश ने महान योद्धाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और एक ताकतवर साम्राज्य को अंदर से ही तबाह कर डाला। चलिए इतिहास की इस दुखद कहानी की परतों को खोलते हैं। इतिहास गवाह है कि तलवारों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है कूटनीति। और सोचिए, जब ये हथियार किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जिसके दिल में बदले की आग जल रही हो, तो उसका नतीजा सिर्फ जंग नहीं बल्कि बर्बादी होता है। यही इस पूरी कहानी का सार है। इस पूरी त्रासदी के केंद्र में एक ही नाम है, माहिल। और हर बड़ी कहानी की तरह उसके कामों के पीछे एक बहुत मजबूत वजह थी, एक गहरी, सब कुछ जला देने वाली ईर्ष्या। जो वीर बनाफर थे, उनकी बढ़ती हुई ताकत, उनका मान सम्मान और उनकी जीतें, ये सब कुछ माहिल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बनाफरों की कामयाबी उसके लिए एक ना सहने वाला दर्द बन चुकी थी, जो उसे दिन रात बेचैन रखती थी। माहिल ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो मैदाने जंग में बनाफरों और चंदेलों का सामना कभी नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपनी लड़ाई के लिए तलवार को नहीं बल्कि धोखे और साजिश को अपना हथियार बनाया। ये एक ऐसी जंग थी जिसे वो चालाकी से जीतना चाहता था। तो अपनी इस खतरनाक योजना को हकीकत में बदलने के लिए माहिल ने दिल्ली का सफर शुरू किया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उस साजिश की शुरुआत थी जिसका मंच बनने वाला था राजा पृथ्वीराज चौहान का दरबार। अपने मन में साजिश का पूरा खाका तैयार करके माहिल घोड़ी पर सवार हुआ और सीधा दिल्ली की ओर निकल पड़ा। दिल्ली पहुंचने पर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उसका अच्छे से स्वागत किया और बस यहीं से उसकी सियासी चालों के लिए मंच तैयार हो गया। जब सारी औपचारिक बातें हो गईं, तो दिल्ली के महाराज ने वही सवाल पूछा जिसका माहिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। महोबा और सिरसा के क्या हाल हैं? माहिल को बस इसी मौके की तलाश थी जहां से वो अपने धोखे का जाल बुनना शुरू कर सकता था। और यहीं से माहिल का असली खेल शुरू हुआ। शब्दों का जहर। उसका हर लफ्ज बेहद सावधानी से चुना गया था ताकि वो पृथ्वीराज के मन में शक और डर का ऐसा जहर घोल दे जिसका कोई इलाज न हो। माहिल ने बात शुरू की, महाराज, उनका हाल क्या पूछते हैं? आज तो किस्मत भी उन्हीं का साथ दे रही है। उसने बनाफरों की ताकत की तारीफ तो की, लेकिन उसे एक बढ़ते हुए खतरे की तरह पेश किया। उसने कहा, जब तक बनाफर महोबा के पहरेदार हैं, किसकी हिम्मत है जो चंदेलों को झुका सके? इसके बाद माहिल ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उसने खुद को एक मजलूम की तरह पेश किया। उसने झूठी कहानी गढ़ी कि चंदेलों ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसके परिहार वंश को बेइज्जत किया और उसकी बहनों की शादी जबरदस्ती बनाफरों से करवा दी। ये हमदर्दी बटोरने की एक सोची समझी चाल थी। और फिर आई वो लाइन जिसने पूरा खेल बदल दिया। माहिल बोला, महाराज, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो आपकी फिक्र है। ये चालाकी की हद थी। उसने बड़ी होशियारी से पृथ्वीराज का ध्यान अपनी तरफ से हटाकर सीधा उनकी अपनी सुरक्षा पर डाल दिया। अब ये खतरा उन्हें अपना खतरा लगने लगा था। अब पृथ्वीराज चौहान एक अजीब दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ वो बनाफरों की बहादुरी का सम्मान करते थे, पर दूसरी तरफ माहिल की भड़काने वाली बातों का जहर धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा था। माहिल का जहर काम करने लगा था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शक एक जानलेवा समझौते की शक्ल ले लेता है। इसी मोड़ पर बर्बादी की पूरी योजना तैयार की गई। आखिरकार पृथ्वीराज ने पूछ ही लिया, बताओ, महोबा को कैसे जीता जाए? ये सवाल इस बात का सबूत था कि माहिल अपनी चाल में कामयाब हो चुका था। वो यही सुनना चाहता था। माहिल ने जवाब में अपनी रणनीति का सार बताया। नीति यही कहती है कि युद्ध करने से पहले दुश्मन की ताकत को खत्म कर देना चाहिए। ये एक बेहद ठंडी और सोची समझी चाल थी जिसका मकसद पहली तलवार उठने से पहले ही दुश्मन को कमजोर कर देना था। माहिल ने अपना पूरा प्लान 3 हिस्सों में सामने रखा। पहला, दिल्ली से एक खत भेजा जाए और महोबा की सबसे कीमती युद्ध संपत्तियां मांग ली जाएं। दूसरा, वो खुद महोबा जाएगा और राजा परमाल को डराएगा ताकि वो ये मांग पूरी कर दें। और तीसरा, जैसे ही महोबा निहत्था हो जाए, उस पर हमला कर दिया जाए। और ये कोई मामूली चीजें नहीं थीं। बनाफरों की असली ताकत थे उनके मशहूर घोड़े और पंचशावद हाथी। इनमें शामिल थे वेंदुला, कबूतरी, करेलिया, पपीहा, सिंघिनी, हरनागर और हिरोंजिन।
ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये बनाफरों की आन बान शान थे। इन्हें खोने का मतलब था जंग से पहले ही हार मान लेना। और बस वो फैसला हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने इस धोखे भरी रणनीति को मान लिया। ये वो पल था जिसके बाद किसी भी सल्तनत के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हर साजिश का एक अंजाम होता है। अब देखते हैं कि माहिल के इस धोखे ने कैसे बर्बादी के उस बीज को बोया जिसने आखिरकार एक पूरे साम्राज्य को गिरा दिया। कहते हैं यही वो पल था जब तबाही का बीज बो दिया गया था। ये एक इशारा था कि बर्बादी का रास्ता अब खुल चुका है और इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि उस वक्त भारत में वीरों की कोई कमी नहीं थी। अगर वो सब एक साथ मिलकर रहते तो कोई भी बाहरी हमलावर भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। लेकिन हुआ क्या? बुरी सलाह ने समझदारी पर जीत हासिल कर ली। वीर आपस में ही लड़ने लगे और उनकी ताकत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही खत्म होती चली गई। यानी इस पूरी बर्बादी की कहानी किसी बाहरी दुश्मन से शुरू नहीं हुई। ये तो एक आदमी की ईर्ष्या और उसकी कूटनीति से शुरू हुई थी, और उस आदमी का नाम था माहिल। कहानी का चक्र पूरा होता है और आने वाली तबाही की पूरी जिम्मेदारी उसी के विश्वासघात पर आ ठहरती है। एक बात हमेशा याद रखी जाती है, बड़ी बड़ी सल्तनतें बाहर के हमलों से नहीं जीती जाती, वो तो अंदर की दरारों से टूटकर बिखर जाती हैं। ये कहानी हमें एक ऐसी चेतावनी देती है जो आज भी उतनी ही जरूरी है।